जी, मेरी स्क्रीन आपको शो होगी। जी सर। जी सर, शो हो जी रही है। बेटा, हमारा कोर्स बेटा जो ये मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए कि टाइटल आपका डिग्री का क्या और इसको लिखते कैसे हैं। अगर आपने यूं लिखना है ना मास्टर ऑफ साइंस, तो ये पूरा लिखा जाता है मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, और अगर एमएस के साथ लिखना है एब्रिविएशन के साथ तो ये एमएस केमिस्ट्री है। कोर्स कोड आपका है इसका 5134 और कोर्स टाइटल है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था थोड़ा सा इसका। बेटा एक ही दफ़ा आ जाया करें, कोशिश किया करें कि एक साथ ही ना क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। तो ये सिलेबस है आपका, जो हमने उस दिन भी थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें आपके 3-4 चैप्टर आ जाते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, पोडर एक्सरे डिफ्रैक्शन है, देन इसमें आपका आ जाता है सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन है, और एक्सरे फ्लोरेसेंस है, एक्सआरएफ, ये आ जाएगा। ये आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो एचएससी की तरफ से थी। ये बुक्स जो हैं ये मैंने स्टडी की हुई हैं। आप लोगों को जो हैंड आउट मिलेंगे वहाँ यहाँ से मैंने जो है ना वो सारे फाइनल किए हुए हैं। अब हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। आपका आज थोड़ा सा इंट्रो इसका देखते हैं। जो आज हम कवर करेंगे ना टॉपिक, उसमें आपका ये तो सिलेबस है। इसके अंदर हमने जो आज स्टार्ट करना है वो है आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमने स्टार्ट करना है, और इसके अंदर हम आज ये देखेंगे पहले बेसिक मैकेनिज्म आपका क्या है एक्सरे डिफ्रैक्शन का। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेसिक, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कम्प्लीमेंट्री टेक्निक। ये सारी हेडिंग आपके जो हैंड आउट है ना उसके उनके अंदर दी हुई है। देन नेजलर मेथड है, मोड ऑफ मेटल अमोनिया सोल्यूशन है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन उसमें आपका केमिकल मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आएगा, और हाउ स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ऑल कंपाउंड आर नाउन। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन है, लाइट एज अ वेव है, अब्जॉर्प्शन है, लाइट एज अ पार्टिकल। ये छोटी छोटी बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी हेडिंग है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, understanding electromagnetic radiation, then dual nature of X-rays, electromagnetic spectrum, region of the electromagnetic spectrum, silent features of technique and safety precautions। ये हमने इस टॉपिक के अंदर जो है ये डिस्कस करने, छोटे छोटे हेडिंग है। आप में से जो है इसके एनालिटिकल के, उनको काफ़ी इसमें से टॉपिक जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है? बाकी जो है अब हम इसको देखते हैं, जहां से कुछ चीज समझना है आप लोग फौरन पूछ सकते हैं। ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है जी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ये जो आपका सिलेबस है ये रिवाइज किया था हमने 2018, अब दोबारा रिवाइज हो रहा है। खैर वो जब होगा देखते हैं, ये न मेरे ख्याल इसी साल ही हो जाएगा, क्योंकि अब होपफुली इस साल इंशाल्लाह पीआईडी के एडमिशन भी आपके ये पे होंगे। तो ये चलें जी, अब आपका बेसिक मैकेनिज्म है बर्ड आई व्यू ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये आपकी होती है इंसिडेंट बीम। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाली जो चीज है ये आपका होता है एक्सरे का सोर्स है। यहाँ से आपका एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ये आपकी क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल ये यहाँ पे जो चीज शो की गई है ना ये आपके सिंगल क्रिस्टल है। यहाँ पे इस जगह पे आपका जो है ना वो पाउडर भी हो सकता है। पाउडर अगर यहाँ पे आपका होगा तो यहाँ पे उसकी पैलेट बना के हम रखेंगे, और इस फिर आपके यहाँ से डिफ्रैक्शन होगी, और वो जो डिफ्रैक्शन है उसको ये डिटेक्टर जो है ना यहाँ से रीड आउट करता है, और उसका डिफ्रैक्टोग्राम हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो हम अप्लाई करते हैं, उसकी रिफाइनमेंट करते हैं, और आपके पास एक HTML फाइल जो है वो आ जाती है। वहाँ आप लोग जो है ना वो क्रिस्टल पैरामीटर एक आपका जो है वो अल्फा बीटा गामा, वो ABC जो है ये फाइंड कर लेते हैं, मिलर इंडेक्सेस वगैरह जो है ये फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है तो बताएं। ये जो आपकी क्रिस्टल है ना ये सिंगल क्रिस्टल है। ठीक हो गया? तो ये सिंगल क्रिस्टल जो है ना यहाँ पे मॉनिटर की जाती है, यानी कि सॉरी माउंट की जाती है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ।
तो इसके ऊपर ना फिर आपकी एक्सरे जो है ना वो फॉल होती रहती हैं। अब ये स्क्रीन नजर आ रही है, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को क्लास? जी सर। अच्छा, ये आपकी ना बेटा, ये मैं कहता हूँ कि ये आपके क्रिस्टल है। इसको एक ऐसे पिन सी होती है, उसके ऊपर यूं जो ना मॉनिटर कर दिया जाता है। क्या होता है कि ये एक्सरेज आ रही हैं, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से आपकी एक्सरे जो है ना वो इसके ऊपर ये आ रही हैं। कुछ इसमें से बिल्कुल सीधी पास हो जाती हैं, कुछ इसमें से डिफ्रैक्ट होती हैं। ये जो है यहाँ पे आपका जो है वो डिटेक्टर होता है। ये जो डिटेक्टर है ये आपका एक्सरे ट्यूब है। क्लियर हो गया? अब ये जो आपका डिटेक्टर है ना, ये इस तरह रोटेट करता है, ये यहाँ से यहाँ पे और फिर ये इधर आता है, तो ये इसको रीड करता है। अब यहाँ से ये डिटेक्टर किसको रीड करेगा? जो यहाँ से आपकी डिफ्रैक्ट होगी। और ये जो डिफ्रैक्ट होगी वो कौन सी होगी? वो वाली होगी जो ब्रैग लॉ को ओबे करेगी। क्लियर? जो ब्रैग लॉ को ओबे करेगी, आपकी बीम जो है वो डिफ्रैक्ट होगी और इसको ये डिटेक्टर जो है वो रीड आउट करेगा। रीड आउट करने के बाद ये इस तरह आपके पास एक डिफ्रैक्टोग्राम आता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस तरह जो डिफरेंट आपके पास आ जाती हैं। इसको फिर फर्दर हम जो ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इसकी रिफाइनमेंट करते हैं और इसको नोट करते हैं। अगर आपके पास हो पाउडर, ये मैंने आपको बताया जो आपका सिंगल क्रिस्टल है, और अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर के केस में जहाँ पे ये वाली जो चीज़ आपकी ये वाली है, वहाँ पे आपकी क्या होती है कि ये इस तरह क्रिस्टल छोटी छोटी होती हैं और ये इस तरह आती हैं। ये कुछ यहाँ पे ये इधर डिफ्रैक्ट होती है, कुछ ये इधर की तरफ डिफ्रैक्ट होती है, और ये इस तरह आपके पास एक रिंग आ जाता है जिसे डबे शेरर रिंग कहते हैं। एक ये आ गया, फिर इसके अंदर जो ना ये ग्रेन्स की फॉर्म में इस तरह होते हैं। फिर अगला जो ना वो इस तरह आएगा और ये एक यहाँ पे रिंग बन जाएगा। ये कोई और फिर उसके बाद आया तो ये यहाँ पे ये रिंग बन गया। तो ये फिर जब इसका डिफ्रैक्टोग्राम आएगा तो ये जैसे ये है ना आपका ये येलो वाला, तो ये यहाँ पे आ गया है। ब्लू वाला है तो ये यहाँ पे आ गया, और ये पिंक वाला तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरह आपके पास डिफ्रैक्टोग्राम आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये वाला जो डिफ्रैक्टोग्राम है, इससे फिर आपके पास क्या होता है, ए बी सी और ये अल्फा बीटा और ये गैमा आपके पास आ जाते हैं। क्लियर हो गया? एच के एल एम इसके पास आपके पास आ जाएंगे, जिनको हम मिलर इंडिसेस पे कहते हैं। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक हैं या ये जो पैरामीटर हैं, ये हमें फिर ना यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यूनिट सेल से फिर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, एक क्रिस्टल लेटस आ जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई क्लास? तो ये एक इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है आपका एक्से डिफ्रैक्शन का। जी क्लियर? स्पेक्ट्रोस्कोपी, spectrophotometry. Spectrophotometry is a tool that hinges on the quantitative analysis of molecule depending on how much light is absorbed by colored compound, कि आपका जो कलर कंपाउंड है उसने कितनी लाइट अब्सॉर्ब की है। क्लियर? अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जो है ना, ये भी इसके बाद आगे इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये जो है ये आपका है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, के आपके पास ये जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है किसका, रेडिएशन का, मैटर के साथ। कि ये आपने ना यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी कंपाउंड रखा है, कोई सैंपल आपने रखा है, ये आप उसके ऊपर क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं। जब ये यहाँ पे आपने इसके ऊपर फॉल की तो ये यहाँ पे इसका इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के रिजल्ट में आपके पास ये जो चीज है या जो स्ट्रक्चर है, जो एलुसिडेशन है, वो आपके पास होगी। और ये बात भी आप याद रखें कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ना, वो कम्प्लीमेंट्री है।
अब कम्प्लीमेंट्री, अभी आगे उसके अंदर हमने पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। पहले तो अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री देखें। Spectrophotometry is a method to measure how much a chemical substance absorbs light by measuring the intensity of light as a beam of light passes through sample solution. अगर हम इसको थोड़ा सा अगर यूवी में देखें ना, तो आप यूवी के अंदर क्या करते हैं कि ये आपके पास जो है ना, ये आपका जो है, ये आपका क्यूवेट है, इसके अंदर से लाइट आपने पास की और फिर उसके बाद ये नहीं, यहाँ से बाहर आ गई। यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या है और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, इस दोनों साइडों पे ये जो बात आपको समझ आ गई कि इस सॉल्यूशन के अंदर पास होने के बाद इसकी जो इंटेंसिटी क्या है। ये जो इसने लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ मेथड टू मेजर हाउ मच अ केमिकल सब्सटेंस अब्सॉर्ब लाइट by measuring the intensity of light as a beam of light passes through the sample solution। बात समझ आ गई कि वो जो सैंपल सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो लाइट है वो कितनी अब्सॉर्ब हुई और वो कितनी निकली। The basic principle is that each compound absorb or transmit light over a certain range of wavelength. This measurement can also be used to measure the amount of unknown chemical substance। हमारा मकसद ये है ना कि उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा आपका कंपाउंड है हर एक। अच्छा, इसके रिजल्ट में आपके पास जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो लैम्डा आ जाता है। अगर आप यूवी करें ना तो यूवी के केस में भी आपके पास लैम्डा आ जाता है। ये जो चीज कह रहा है ना, दिस मेजरमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ अननोन chemical substance। Spectrophotometry is one of the most useful method of quantitative analysis in various fields such as chemistry, physics, biochemistry, material and chemical engineering and clinical application। बेशुमार आपकी जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी बेशुमार आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक हो गया। अभी हम अब इसमें हमने सारी डिस्कस भी करनी है, कोशिश करेंगे कि सारी हम वो जो डिस्कस करें। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूजेस photometers known as spectrophotometers that can measure a light beam intensity as a function of its color यानी कि वेवलेंथ का। अब हम थोड़ा एक वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है ना, अब आप जो मैंने पढ़ाया ना, अब इसको जरा आप लोग देखें। नोट, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलें अब इसको हम देखते हैं। Give a brief introduction to spectroscopy. We know that electromagnetic radiations carry energy in waves. So when these energy-carrying waves strike any material particle, they produce some change in the particle. The study of the effects of interaction between electromagnetic radiation and matter is called spectroscopy. Thus, spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. There are two ways in which the interaction between electromagnetic radiation and matter can take place: by absorption and by emission. Let's first discuss about absorption. When the electrons present in atoms or molecules of the matter absorb energy from electromagnetic radiation falling on it, they jump from ground state to excited state. This phenomenon is called absorption. Now let's discuss about emission. When the atoms or molecules present in the matter jump from excited state to the ground state, they release electromagnetic radiation. This is called emission. Spectroscopy is extensively used to study the internal structure of matter, especially molecules of complex organic or inorganic compounds. Some of the major advantages of using spectroscopy over trivial methods of structural determination of complex compounds are: it is a very less time consuming. The amount of sample required is very less. Although the setup cost of spectroscopy is high, but it's very cost effective in long run. Note that in both absorption and emission, the energy of electromagnetic radiation absorbed or released is equal to the difference between the energy of the excited and ground states. The related terms are
जी, अब आपको ये समझ आ गई क्लास? ये जो क्लिप आपने देखा है ये समझ आ गया? यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। खवातीन, जी सर। जी सर, समझ लग गई है। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है, ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि एन अर्ली एग्जाम, अच्छा इसने ना यहाँ पे एक ट्रिवियल मेथड की बात की है कि ट्रिवियल मेथड से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी बेटर है। अच्छा, ट्रिवियल मेथड आपके होते हैं वेट केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, कि जिसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर वो डालते हैं, कलर चेंज हुआ, कोई गैस इवॉल्व हुई, तो वो जो हम नोट करते हैं ना, वो आपका ट्रिवियल मेथड है या वेट केमिस्ट्री है। अब अगर आपने किसी कंपाउंड का आइडेंटिफाई करना है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट आपकी, कोई भी आपने कंपाउंड प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है, उसकी करेक्टराइजेशन आपने करनी है। अब वो कंपाउंड आपके पास मिलीग्राम के अंदर होता है। अब अगर आप उसके ऊपर लगा दें आपकी वेट केमिस्ट्री, तो वेट केमिस्ट्री में तो होता है कि जी पिंच ऑफ साल्ट आप ले लें। अब पिंच ऑफ साल्ट आपका पता नहीं उसमें कितने मिलीग्राम आ जाए, वो मिलीग्राम कंपाउंड जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट या सेपरेट करने के लिए प्योर फॉर्म में आपको जो ना वो सालों लग जाते हैं। और उसके अंदर आप वेट केमिस्ट्री के अंदर वो पकड़ेंगे, एक टेस्ट भी नहीं आपका होना। उसके पैरेलल अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मिली के अंदर आपको जो ना वो मिलीग्राम के अंदर आपका सैंपल मिली से भी कम होता है। डायरेक्ट इंजेक्शन मोड लें ना, आप सैंपल लें, डायरेक्ट इंजेक्शन मोड से उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बनाएं, उसको आप LCMS लें और LCMS के अंदर उसको आप इंजेक्ट करें, तो वो डायरेक्ट इंजेक्शन मोड से आपका मिली से भी कम आपका जो ना वो कंपाउंड यूज होगा। तो वो आपको बता देगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। LC ऑफ कर लें, MC से आप कर लें, MS से कर लें, तो वो आपका मैस बता देगा। इसी तरह आपकी जो है सिंगल क्रिस्टल XRD, अगर आपका कोई कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, तो एक क्रिस्टल आप उसका लें और उसका मॉनिटर करें, उसके ऊपर एक्सरेज डालें। आपको पता है कि ये आपकी जो एक्सरे टेक्निक है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब कि जो आपने सैंपल लिया है ना, उसको आप एनालिसिस के बाद किसी और टेक्निक के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे आप MS के अंदर करते हैं ना, तो MS के अंदर आपका कंपाउंड जैसे ही चैम्बर के अंदर जाता है तो वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो वेपोरेट होता है, उसके फ्रेगमेंट बनते हैं। क्लियर हो गया? और वो फिर उससे कॉलम से पास हो जाता है, वो फ्रेगमेंट बन गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन सिंगल क्रिस्टल XRD या पाउडर मीन के एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर जो आपका सैंपल होगा उसको हम दोबारा नई टेक्निक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? तो एन अर्ली एग्जांपल ऑफ कलरीमेट्रिक एनालिसिस इज नेजलर मेथड फॉर अमोनिया। ये अमोनिया की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, which was introduced in 1856. Nesler found that adding an alkaline solution of HEI2 and potassium iodide to a dilute solution of ammonia produces a yellow to reddish brown colloid with the colloid color depending on the concentration of ammonia. जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज होगी कलर भी चेंज होता है। ये आगे मैं आपको एक और रिएक्शन इसका बताता हूँ। ये आपकी वेट केमिस्ट्री की एग्जांपल है। बाय विजुअलाइजिंग कंपेयरिंग द कलर ऑफ अ सैंपल टू द कलर ऑफ द सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे आपके पास वो पीएच पेपर नहीं होता, तो आपके ऊपर लिखा होता है कि अच्छा ये कलर आएगा तो इतनी पीएच है, ये कलर आता है तो इतनी पीएच है, ये कलर आएगा तो ये पीएच है। इसी तरह वो कहता है कि द कलर ऑफ द सीरीज ऑफ द स्टैंडर्ड नेजलर वाज एबल टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कि ये इतना कलर आएगा तो उसके अंदर इतनी अमोनिया, इतना आएगा तो इतनी अमोनिया, इतना आएगा तो इतनी अमोनिया है। Colorimetry, in which a sample absorbs visible light, is one of example of spectroscopic method of analysis. At the end of the 19th century, spectroscopy was limited to the absorption, emission, and scattering of visible ultraviolet and infrared electromagnetic radiations. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, हर एक पार्ट जो है, हर एक वेवलेंथ जो है आपका व्हाइट लाइट का, उसकी एक अपनी एनर्जी है।
अगर आप देखें तो व्हाइट लाइट को जो है ना विबगो जो है 7 के अंदर जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं। 7 के अंदर जो स्प्लिट होता है 7 कलर के अंदर, हर एक की अपनी वेवलेंथ है, अपनी एक एनर्जी है, ये जो बात कर रहा है, ठीक है। Since its introduction, spectroscopy has expanded to include other forms of electromagnetic radiation such as X-rays, microwaves and radio waves. हर एक का अपना अपना फंक्शन है, and other energetic particles such as electron and ions. Clear? G class. Modern spectroscopic methods have largely replaced chemical tests as the standard mean of identifying chemical structure and for practicing practical chemist. अब आप ये मैं आपको बताता हूं कि आपने ना कंपाउंड को लैब के अंदर रिएक्शन लगाया है, ठीक हो गया। अब आप उसका कोई केमिकल टेस्ट करना चाहते हैं, उसको कोई चीज उसमें कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो अब आपने एक रिएक्शन लगाया हुआ है। आप क्या करेंगे कि वेट के अंदर वो थोड़ा सा सैंपल लेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके पैरेलल अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आपकी जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर ना ये छोटे से आपके पास IR हैं, लैब के अंदर है, इसी तरह प्रोटॉन NMR है, छोटे छोटे हैं। तो उनको लाइक जैसे आपके पास IR है तो ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ये आपके पास जो है ना यहाँ पे ये आपके पास ये जो है ना ये आपके पास ये RB है, तो इसके अंदर आपका ये सैंपल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि IR इंस्ट्रूमेंट रखना है, IR, और इसके अंदर से आपने रेस पास करवानी है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो रीड आउट करके बताएगा कि आपका ये जो कंपाउंड है या ये जो रिएक्शन आपने लगाया उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट आई है वो इस तरह की है, फ्ला टाइप की है, उसके अंदर ये आपकी जो ना वो क्या आ रही हैं, रीजन्स आ रही हैं, कितना वो स्ट्रेच हुआ है या जो भी इनके फंक्शन ग्रुप के फंक्शन बता देगा। अगर लाइक मैं कहता हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट जो थे उसमें कार्बोनाइल था, अमाइन था, और जब मैंने रिएक्शन चेक किया, रिएक्शन लगाने के बाद प्रोडक्ट को चेक किया, तो ये जो रिएक्टेंट का जो रीजन था वो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ये कुछ और रीजन आ गया। मीन के उसके अंदर ये मैं कहता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। क्लियर हो गया? मतलब कि ये जो एक नया रीजन इसके अंदर आ जाएगा IR के, ये इंडिकेशन है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया, यानी कि ये प्रोडक्ट बन चुका। अब ये जो चीज है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आ जाती है। ये देख लें कि आपका सारे का सारा अभी तक जो कंपाउंड है वो आपकी RB के अंदर है और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये आ गया। दूसरी साइड पे अगर हम ये कहें कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपकी कंप्लीमेंट्री टेक्निक है। कंप्लीमेंट्री टेक्निक का मतलब ये है कि ये हमें बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देगा। बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के यूवी है ना वो आपको क्या बताता है जी, यूवी हमें क्या बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑर्गेनिक के अंदर। इसके बाद अगर इनऑर्गेनिक में बात करें तो वो हमें बता देता है ट्रांजिशन कि ये कहां से इसकी ट्रांजिशन हुई है। क्लियर? IR की बात करें तो IR हमें फंक्शन ग्रुप के बारे में बताता है। प्रोटॉन NMR की बात करें तो वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टाइप ऑफ प्रोटॉन बताएगा कि केमिकल वो इक्विलिब्रियम कितने हैं, वो केमिकली इक्वलेंस कितने हैं और नॉन इक्वलेंस कितने हैं, ये चीज हमें बता देगा। फिर उसके बाद अगर आप कार्बन 13 की बात करें वो तो वो आपको नंबर ऑफ कार्बन बता देगा। तो ये देखें कि हर एक टेक्निक ने हमें क्या बताया, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। किसी एक टेक्निक ने हमें पूरा नहीं बताया कि आपका कंपाउंड ये है। तो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हैं कि इसने यूवी ने ये बता दिया, IR ने ये बता दिया, प्रोटॉन NMR ने ये बता दिया, उसके बाद कार्बन 13 ने हमें ये बता दिया। तो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई हैं। कोई एक टेक्निक जो है उसने हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। तो ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कंप्लीमेंट्री टेक्निक। बात समझ आ गई क्लास? जी बेटा। यस सर। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होगी
कि ये जो है ना, ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। प्रोटॉन एनएमआर बिकम अ रूटीन टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। कि रूटीन टूल का मतलब ये अभी मैंने जैसे आईआर बताया कि रिएक्शन लगा, उधर ही फौरन आप चेक करें, बता दें कि जी आपका प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना। अब जहां पे आपका रिएक्शन होगा तो वहां से प्रोटॉन जो है वो चेंज होगा। जब प्रोटॉन चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसकी शिफ्ट जो है, केमिकल शिफ्ट जो चेंज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिएक्शन हो गया है। Spectroscopic technique are fundamentally based on the molecules absorbing energy then monitoring the effect this has on the molecule। कि आपका एक ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की तो वो अब्सॉर्ब हुई, कुछ अब्सॉर्ब हुई। जो अब्सॉर्ब होंगी वो उसको क्या करेंगी, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ले जाएंगी। ये इफेक्ट आपने उसके ऊपर नोट करना है कि वो कितना गया और जब वापस आया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? ये जो ये कह रहा है कि देन मॉनिटरिंग द इफेक्ट दिस हैज ऑन द मॉलिक्यूल। क्लियर? द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड from each of the different spectroscopic methods typically give different bits of information that can be collected and used to help determine the structure of the molecule। क्लियर हो गया कि ये बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, ये जो स्पेक्ट्रा आपके पास आ जाएगा, इनको आप कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप स्ट्रक्चर को एलुसिडेट कर सकते हैं। बात समझ आ गई क्लास? ठीक है, ये वही आपका लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रो इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये वही आपकी डेफिनेशन आ गई सारी। अब ये बात आपको मैंने जो बता दी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कम्प्लीमेंट्री टेक्निक। अब देखे ना कि प्रोटॉन एनएमआर है तो टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा, कार्बन 13 है तो नंबर ऑफ कार्बन बताएगा। ठीक है, ये नोजी कोजी ये इसी की प्रोटॉन एनएमआर की डिफरेंट टाइप हैं। और उसके बाद आईआर फंक्शन ग्रुप, यूवी कॉन्जुगेशन एंड डिफरेंट ट्रांजिशन, एमएस आपका मैस ऑफ कंपाउंड है। एक्सरे की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल है, पाउडर है। ये यूनिट सेल डायमेंशन आपका एबीसी अल्फा बीटा गैमा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम जो है सरफेस टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन ऑफ द सैंपल, टेम आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेस है, इंटरनल फ्रैक्चर्स एंड कंटामिनेशन के बारे में आपको बताएगा। तो ये देखें कि हर एक टेक्निक ने क्या बताया, आपको बिट्स दी, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। इन सब को आप कलेक्टिवली करेंगे तो आप एलुसिडेट कर सकेंगे अपने कंपाउंड की स्ट्रक्चर को। बात समझ आ गई क्लास? ठीक हो गया। ये जो पीछे हमने बात की जी कि ये आप जो आपका कि व्हाट इज नेचुरल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमोनिया, ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये उसका रिएक्शन है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कम्प्लीमेंट्री टेक्निक। इस तरह की क्वेश्चन, ये एक सैंपल दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कम्प्लीमेंट्री टेक्निक जस्टिफाई, ये उसका ये जो 2 स्लाइड है ना, ये इसका आंसर है। ये अब पीछे हमने कहा कि वो कलर ऑफ अमोनिया जो है उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है, यही बात हमने की है ना। तो ये अगर आप देखें ना कि कोलॉइड कलर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये अमोनिया आपका नॉन एक्वस सोल्यूशन में आ जाता है ना, तो ये आपकी कोई भी उसके अंदर मेटल डिजोल्व है, ये आपका अमोनिया सोल्यूशन है। तो जैसे आप डिजोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे एक्स वाई लगा दिया बैलेंस करने के लिए, तो ये अमोनिया के सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, ये मेटल आ जाएगा। अब ये एक साइड पे मेटल आ जाएगा, दूसरी साइड पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में आपके क्या आ जाएंगे, अमोनिया आ जाएंगे। ये एमोनेटेड केटाइन आपके पास आ गया, मेटल है तो केटाइन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर नेगेटिव एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और देखें तो ये आपके मेटल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, आपकी मेटल की कंसंट्रेशन ये होगी M2 होगी। 2 अगर इलेक्ट्रॉन आप आपस में मिले तो ये आ जाएगा E2, 2 नेगेटिव आ जाएगा। ये एमोनेटेड है, सारे के सारे एमोनेटेड हैं क्योंकि ये अमोनिया के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो आपके पास मेटल है, ये देखे ना, ये फ्रीली मेटल उसके अंदर है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में जब 2 मिलेंगे तो इस तरह आ जाएंगे। ये आपके पास M+ है, ये अगर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा।
अब ये जो दो नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है और एक ये पॉजिटिव की फॉर्म में मिल रहा है, ये दोनों आपस में मिले तो M2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे आपके पास मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर यहाँ पे मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास क्या हो रहा है, मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। जब मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मेरे ख्याल आपका ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई है। ये मॉडल ऑफ मेटल अमोनिया सॉल्यूशन की बात है। क्लियर हो गया? आगे आ जाता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। हाउ स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ऑल कंपाउंड आर नाउन। डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर बाय केमिकल मेथड इज सफिशिएंट बट हैज लिमिटेशन। ये भी जो उसने बात की कि वो ट्रिवियल मेथड जो है ना उसकी निस्बत आके स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों कि ये जो आपके जो है जो वेट मेथड है रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल, डिस्ट्रॉय कंपाउंड, इज टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर हो गया? Spectroscopic method are superior, having fewer or no drawback, require small amount, usually do not destroy compound, are fast and accurate। अब प्रोटॉन NMR करें या IR, अभी मैंने एग्जांपल दी है, तो वो आपने RB के सामने इंस्ट्रूमेंट लेके आना है, वो फौरन रीड करके बता देगा कि इसके अंदर क्या है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपने उसको बता दिया, कंपाउंड भी यूज नहीं हुआ आपका। जाके वेट मेथड के अंदर जितनी देर आप उसके अंदर कोई साल्ट, कोई रिएजेंट ऐड नहीं करेंगे, चेंज इन कलर या कोई गैस आपकी इवॉल्व नहीं होती, तो आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। ठीक हो गया? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड employ instrument which provide traces from which can structural information can be deduced। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? देन आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये एक प्रिज्म से आपकी वाइट लाइट पास होगी तो ये इसके अंदर जो ना वो स्प्लिट हो जाता है। हर एक की अपनी एनर्जी है, अपना एक वेवलेंथ है। ये रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन के अंदर ये आपकी ये स्ट्रेट आ रही है, फिर आगे ये बेंट हो जाती है। या खुद पढ़ लेना, ये छोटी छोटी टर्म्स आपकी जो ना ये FSC वाली यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, क्योंकि इनको आपने आगे यूज करना है, तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएंगे आपका। ठीक है? देन आपका अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन है, ये पीछे आपने वो जो सारी वीडियो देखी थी उसके अंदर ये चीज आपकी आ गई थी। क्लियर है? अब्जॉर्प्शन है, एमिशन है। देन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपकी एनर्जी है या जो लाइट इसमें से पास होगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं जी। पहले तो ये बताएं कि जितनी स्लाइड हमने की हैं क्लास आपको क्लियर हो गई हैं? कोई इसमें कंफ्यूजन को बात आपने पूछनी? यस सर, क्लियर है। बाकी क्लास क्लियर है सर, सर। क्लियर है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Introduction of X-rays. X-rays were discovered in 1895 by the German physicists Roger and were so named because their nature was unknown at the time. Clear? Unlike ordinary light, these rays were invisible. बेटा माइक अपना ऑफ करें जिसका भी है। But they travel in straight light and affected photographic film in the same way as light। ये तो पहले उसने जो बात की थी ना, उसने वो रॉकेट चला गया था, वो आपका उसमें से रेज निकली और जो फिल्म पड़ी हुई थी उसके ऊपर स्पॉट आ गया, तो वहां से उसने इसको जो ना वो किया था, एक्सरेज को डिस्कवर। On the other hand, they were much more penetrating than light and could easily pass through the human body, would quite thick pieces of metal and other opaque object। ये तो सारी छोटी छोटी बातें आपको पता ही हैं कि इनका क्या है आपके जो एक्सरेज है। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड a thing in order to use it।
and X-ray were almost immediately put to use by physician and some but later by engineer who wish to study the internal structure of a opaque object. इसको ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफेक्ट वगैरह ना उसको भी नोट करने के लिए एक्सरेज को हम यूज करते हैं. By placing a source of X-rays on one side of the object and photographic film on the other, a shadow picture of radiograph could be made. The less dense portion of the object allowing a greater proportion of the X-ray radiation to pass through than the more dense. यानी कि जो ज्यादा आपका पतला है ना वहां से ज्यादा पास हो जाएंगी, जो ज्यादा मोटा वहां से आपकी लाइट पास नहीं होगी, एक्सरेज पास नहीं होगी. ये है एक्सरेज वर डिस्कवर. ये देखें इसका लैम्डा आपके पास 0.1 से ये 10 नैनोमीटर होता है. लैम्डा आपका स्मॉल है तो आपकी एनर्जी क्या होगी, उसकी हाई होगी. ये पहला था एक्सरे जो लिया गया था. क्लियर? अच्छा, एक्सरेज को ना ज़्यादा जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, ये भी आपको ही पता ही है कि जहाँ पे एक्सरे मशीन होती है या जो जहाँ पे एक्सरे हो रहा होता है ना वहाँ पे एक्सरे के पास नहीं रुका जाता. ठीक है, अवॉइड किया जाता है, ना ही ज़्यादा इतना एक्सरे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना वो आपका बाद में बहुत ज़्यादा होता है. ये लोग जो रेडियोग्राफर होते हैं ना इनका बाद में ब्रेन का जो है ना वो श्रिंकेज का प्रॉब्लम आ जाता है. ब्रेन श्रिंक हो जाता है आफ्टर मेरा ख्याल है कोई 70 के अराउंड अबाउट जो है ना ये ब्रेन श्रिंक हो जाता है इनका, जो एक्सरे के अंदर काम करते रहते हैं. ठीक हो गया जी. ये सारी यही बातें लिखी हुई हैं कि ये इसकी एनर्जी वगैरह है, ये सारी आपने इसको स्टडी कर लेना है. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हम करते हैं. जी यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी है जी क्लास? जी सर. यस सर. तो बात नहीं है तो यस सर क्लियर है. क्लियर है सर. क्लियर है. मेरे ख्याल आज के लिए इतना बहुत है. यस सर. यस सर काफी है आज के लिए. कोई क्वेश्चन है तो बताएं. काफी है. कोई क्वेश्चन?